प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर भूपेंद्र सिंह शेट्टी और मैं राजकीय इंटर कॉलेज कुंडीपुरा जनपद बिजनौर में प्रवक्ता भौतिक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूं और हम पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान का अध्याय 9 ठोसों के यांत्रिक गुण। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था प्रतिबल तथा विकृति और इनके प्रकार। इस टॉपिक के अंतर्गत सर्वप्रथम हमने प्रतिबल और विकृति की परिभाषा पढ़ी थी और उसके बाद हमने प्रतिबल और विकृति के मात्रक और सूत्र निकालने सीखे थे और उन सूत्रों की सहायता से हमने विमीय सूत्र ज्ञात किए थे और अंत में हमने पढ़े थे कि प्रतिबल और विकृति तीन तीन प्रकार की होती हैं। उसमें सबसे पहले अनुदैर्ध्य प्रतिबल के साथ में हमने पढ़ी थी अनुदैर्ध्य विकृति। नंबर 2 पर हमने पढ़ा था आयतन प्रतिबल और उसके साथ में हमने पढ़ी थी आयतन विकृति और अंतिम प्रकार के रूप में हमने पढ़ा था स्पर्श रेखीय प्रतिबल और उसके साथ में हमने पढ़ी थी अपरूपण विकृति। और इस चैप्टर नंबर 9 में आज हम पढ़ेंगे हुक का नियम, प्रत्यास्थता गुणांक और इसके प्रकार और अंत में प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकारों में से आज हमारा मुख्य फोकस रहने वाला है यंग प्रत्यास्थता गुणांक पर। तो चलिए शुरू करते हैं और आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं हुक के नियम से। ये जो हुक का नियम है ये दिया था इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने, जिनका जन्म हुआ था 18 जुलाई 1635 को। ये अपने समय के बहुत ही महान वैज्ञानिक, प्रतिभाशाली आविष्कारक, यंत्र बनाने वाले तथा भवन डिजाइन करने वाले थे। रॉबर्ट हुक ने विज्ञान के बहुत सारे क्षेत्रों में अपना योगदान दिया था और इस बात का अंदाजा आप इन बातों से लगा सकते हैं। जैसे रॉबर्ट हुक ने ग्रेगोरियन परावर्ती दूरदर्शी की रचना की थी। इस परावर्ती दूरदर्शी के बारे में हम कक्षा 12 में विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा, इन्होंने ग्रहों की गति को समझाने के लिए गुरुत्वाकर्षण का जो व्युत्क्रम वर्ग नियम है उसका वक्तव्य असल में रॉबर्ट हुक ने ही दिया था, जिसको बाद में न्यूटन ने संशोधित करके गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रतिपादित किया था। इसके बाद प्रकाश की प्रकृति जो होती है वो तरंग रूप होता है, इसका जो सुझाव दिया था वो भी रॉबर्ट हुक ने ही दिया था। और बायोलॉजी में एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम कहते हैं कोशिका या सेल। इस कोशिका शब्द का सर्वप्रथम उपयोग रॉबर्ट हुक ने ही किया था जब ये कॉर्क का अध्ययन कर रहे थे। इसके अलावा एक महान वैज्ञानिक और हुए हैं, रॉबर्ट बॉयल। वे एक वायु पंप की संरचना कर रहे थे और इस वायु पंप की संरचना में रॉबर्ट हुक का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक ने विभिन्न प्रत्यास्थ वस्तुओं पर अलग अलग परिमाण के बाह्य बल लगाए और उसमें उत्पन्न होने वाली जो विकृतियां थी उनका अध्ययन किया और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी भी प्रत्यास्थ वस्तु की लंबाई में परिवर्तन उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होता है। अर्थात अगर किसी वस्तु पर कोई बल आरोपित किया जाए तो उसकी लंबाई में जो परिवर्तन होगा वो इस आरोपित बल के समानुपाती होगा। अब इस बात को हम एक स्प्रिंग की सहायता से समझने का प्रयास करते हैं। मान लेते हैं ये जो स्प्रिंग आपको चित्र में दिखाई दे रहा है इसकी प्रारंभिक लंबाई है L। यदि इस स्प्रिंग पर हम कोई भार लटका देते हैं जिसे हम लिखते हैं W बराबर mg, इस भार को जिसे हम W कहते हैं इसे F बराबर mg भी कह देते हैं। 1 किलोग्राम भार लटकाने के बाद हम देखेंगे कि स्प्रिंग की लंबाई में जो वृद्धि है वो x हो जाती है।
अगर हम इस भार को बढ़ाकर 2 गुना कर दें, यानी कि इस स्प्रिंग पर हम 2 किलोग्राम भार लटका देते हैं, तो हम पाएंगे कि इस स्प्रिंग की लंबाई में जो वृद्धि है वह भी दुगनी हो जाती है। इस बात से बिल्कुल साबित होता है कि जैसे जैसे आरोपित बल बढ़ता है, वैसे वैसे वस्तु की लंबाई में जो होने वाला परिवर्तन है वो भी बढ़ता जाता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु पर जो आरोपित बल है F, वो अनुक्रमानुपाती होता है उस स्प्रिंग की लंबाई में होने वाली वृद्धि के या उसकी लंबाई में होने वाले परिवर्तन के। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं के दौरान पढ़ा था कि यदि आरोपित बल नीचे की ओर कार्य करता है, तो स्प्रिंग के अंदर जो उत्पन्न प्रत्यानयन बल होते हैं या जिन्हें हम रेस्टोरिंग फोर्स कहते हैं, उनकी दिशा बाह्य बल के बिल्कुल विपरीत होती है। अर्थात जो प्रतिबल है वस्तु के अंदर जो उत्पन्न होता है उसकी दिशा इस बाह्य बल के बिल्कुल विपरीत होती है। इसका मतलब ये जो बाह्य बल है वो इस रेस्टोरिंग फोर्स के बराबर होता है, परंतु इसकी दिशा उलट होती है। अगर ऐसा होता है तो ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है वह भी इस विस्थापन के समानुपाती होगा, परंतु इनकी दिशा एक दूसरे के उलट होगी। इसलिए हमने यहां पर माइनस साइन का उपयोग किया है। अगर हम इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को बराबर के निशान में बदल देते हैं तो ये एक्सप्रेशन कुछ ऐसा हो जाएगा, एफ आर इज इक्वल टू माइनस का के एक्स। यहां पर ये जो के शब्द दिखाई दे रहा है या ये जो के सिंबल दिखाई दे रहा है वो स्प्रिंग का नियतांक है, जिसे हम अनुक्रमानुपाती का नियतांक भी कहते हैं। जल्दी से मैं इसका नाम लिख देता हूं, इसे हम कहते हैं स्प्रिंग नियतांक। और जैसा कि हम जानते हैं ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है वह बाह्य बल के बराबर होता है, इसलिए साधारण रूप से हम इसे F बराबर माइनस के एक्स लिख सकते हैं। यानी कि जो हुक का नियम है उसका साधारण एक्सप्रेशन F बराबर माइनस के एक्स होता है। परंतु समय के अनुसार बहुत सारे नियमों में संशोधन होते हैं। ऐसा ही एक संशोधन इस नियम में भी हुआ था और इस संशोधन को करने वाले वैज्ञानिक का नाम था थॉमस यंग। और ये जो संशोधन थॉमस यंग ने किया था वो रॉबर्ट हुक की मृत्यु के लगभग 100 साल बाद यानी कि 1807 में किया गया था। अब इनके संशोधन के बाद जो नया नियम निकल कर आया था जिसे हम हुक का आधुनिक नियम भी कहते हैं, इस हुक के आधुनिक नियम के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर लघु विकृतियों के लिए किसी पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। ये जो नियम है ये भी लगभग पुराने नियम के जैसा ही है। वहां पर हमने बाह्य बल लिया था और यहां पर हमने लिया है उत्पन्न प्रतिबल। वहां पर विकृति थी, यहां पर भी विकृति ही है, यानी कि दोनों के दोनों नियम लगभग एक समान हैं। लेकिन यंग के जो संशोधन थे उसके बाद बाह्य बल का स्थान ले लिया प्रतिबल ने और विकृति अपने स्थान पर बनी रही। इस नियम के अनुसार वस्तु में उत्पन्न जो प्रतिबल होता है वो वस्तु में उत्पन्न होने वाली विकृति के समानुपाती होता है। और फिर से अगर मैं इस समानुपाती चिन्ह को बराबर में बदलता हूं तो यहां पर कोई ना कोई नियतांक आ जाता है और यहां पर भी हमने नियतांक का इस्तेमाल किया है के। पिछले नियम में उस के का नाम था स्प्रिंग नियतांक, जबकि यहां पर इस के का नाम होता है प्रत्यास्थता गुणांक। अगर मैं इस के का मान निकालूं तो हमारे पास प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर आ जाएगा प्रतिबल बटे विकृति। इस तरह से हमें प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र मिल गया है। अब जल्दी से इसको परिभाषित भी कर लेते हैं।
प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर किसी वस्तु में कार्यरत प्रतिबल तथा उसके संगत उत्पन्न विकृति का अनुपात उस वस्तु के पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। प्रत्यास्थता गुणांक बराबर हो जाएगा प्रतिबल बटे विकृति। अब ये जो प्रत्यास्थता गुणांक है ये केवल पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, वस्तु की लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि पर निर्भर नहीं करता। इस चीज को हमें समझना है कि ये जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, अर्थात अगर पदार्थ को बदले बिना अगर हम उसकी लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल अथवा आयतन में कोई भी परिवर्तन कर देते हैं तो प्रत्यास्थता गुणांक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब ये तो बात हो जाती है प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा और सूत्र के बारे में। अब इसके मात्रक और इसके विमीय सूत्र के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ये जो विकृति है ये एक विमाहीन राशि है और एक मात्रकहीन राशि भी है। मतलब इस विकृति का ना तो कोई मात्रक होता है और ना ही कोई इसका विमीय सूत्र होता है। तो प्रत्यास्थता गुणांक का जो मात्रक है वो प्रतिबल के मात्रक के बराबर होगा और साथ ही इस प्रत्यास्थता गुणांक का जो विमीय सूत्र होगा वो भी बिल्कुल प्रतिबल के बराबर ही होगा, प्रतिबल के जैसा ही होगा। तो जल्दी से देख लेते हैं। जैसा कि हम पहले क्लासों में पढ़ चुके हैं कि जो प्रतिबल होता है उसका सूत्र होता है बल F बटे A, यानी कि बाह्य बल बटे क्षेत्रफल। और बल का जो मात्रक होता है वो हम पढ़ चुके हैं, वो होता है न्यूटन, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। यानी कि जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। यह सूत्र हमें ध्यान रखना है कि प्रत्यास्थता गुणांक का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार से हमने प्रतिबल का विमीय सूत्र भी निकाला था। ऊपर हमने बल का विमीय सूत्र रखा था, उसके बटे में हमने क्षेत्रफल का विमीय सूत्र रखा था और दोनों को सॉल्व करके हमने आंसर निकाला था ml-1 t-2। तो हमें याद रखना है कि प्रत्यास्थता गुणांक का जो विमीय सूत्र होता है वो होता है ml-1 t-2। प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा और सूत्र के बाद हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जिसका नाम है प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार। पिछली कक्षाओं में जब हम प्रतिबल और विकृति के प्रकार पढ़ रहे थे उस समय हमने देखा था कि प्रतिबल 3 प्रकार का होता था और इस प्रतिबल के संगत उत्पन्न होने वाली जो विकृति थी वो भी 3 ही प्रकार की होती थी। तो इन सब से अब आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि हमारा जो प्रत्यास्थता गुणांक है वो भी 3 ही प्रकार का होता है। उसमें सबसे पहले नंबर पर यंग प्रत्यास्थता गुणांक यानी कि यंग्स मॉडुलस। नंबर 2 होता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, इसे हम कहते हैं बल्क मॉडुलस। और अंत में तीसरा वाला है अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक, या इसे हम कहते हैं दृढ़ता गुणांक, और इसे इंग्लिश में कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो चलिए शुरुआत करते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक से। अगर हमें किसी भी प्रत्यास्थता गुणांक को परिभाषित करना हो या उसका सूत्र लिखना हो, चाहे वो यंग प्रत्यास्थता गुणांक हो चाहे कोई दूसरा, हमें 2 चीजें हमेशा ध्यान रखनी है। सबसे पहली तो हमें प्रतिबल तथा विकृतियों के प्रकार को ध्यान में रखना है जो हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, और दूसरा प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा को याद रखना है और उसका जो सूत्र हमने लिखा था कि वो प्रतिबल तथा विकृति का अनुपात होता है। इन 2 चीजों की सहायता से हम पढ़ लेते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। यदि हम किसी वस्तु पर उसकी लंबाई के अनुदिश कोई बल लगाकर उसे खींचने का प्रयास करते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी लंबाई में वृद्धि हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि उसके अंदर विस्तार हो जाता है। इस समय
जो वस्तु के अंदर इस बाह्य बल के विपरीत प्रतिबल उत्पन्न हुआ है, उस प्रतिबल को हम नाम देते हैं तनन प्रतिबल। अगर इसी के विपरीत अगर हम बाह्य बल की दिशा को उलट देते हैं और वस्तु को दबाने का प्रयास करते हैं, तो हम देखेंगे कि उसकी लंबाई में कमी हो जाती है और इस समय जो वस्तु के अंदर प्रतिबल है उसकी दिशा इस बाह्य बल के विपरीत होती है और इस प्रतिबल को हम नाम देते हैं संपीड़न प्रतिबल। दोनों ही स्थिति में जब लंबाई में परिवर्तन होता है, उस लंबाई में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली विकृति को हम कहते हैं अनुदैर्ध्य विकृति। अब चाहे वस्तु को खींचा गया हो या वस्तु को दबाया गया हो, दोनों ही स्थिति में जो प्रतिबल उत्पन्न होता है और इस प्रतिबल के कारण जो वस्तु में विकृति उत्पन्न हुई है, असल में इन दोनों के अनुपात को ही हम यंग प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। तो चलिए जल्दी से इसे परिभाषित कर लेते हैं। और इसकी परिभाषा के अनुसार प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर किसी वस्तु में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा उसके संगत अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को उस वस्तु का यंग प्रत्यास्थता गुणांक या यंग्स मॉडुलस कहते हैं। और इस यंग मॉडुलस को हम Y सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। और परिभाषा के अनुसार जो हमने पहले भी प्रत्यास्थता गुणांक की पढ़ी है, उसके अनुसार यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर हो जाएगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अगर संकेतों के रूप में हम इस यंग प्रत्यास्थता गुणांक को लिखने की कोशिश करेंगे तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम डिनोट करते हैं Y से, तो Y बराबर हो जाएगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से और नीचे है अनुदैर्ध्य विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति को हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। इसका मतलब यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y बराबर हो जाएगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन। अब यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा तथा सूत्र के बाद नंबर आता है इसके मात्रक तथा विमीय सूत्र का। अब चूंकि हम प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक और विमीय सूत्र पहले ही पढ़ चुके हैं, यहां पर केवल प्रतिबल और विकृति के प्रकार बदल रहे हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक हो चाहे वो किसी अन्य प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक, उसका मात्रक हमेशा एक ही रहेगा, वो होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। हमें याद रखना है कि सभी प्रत्यास्थता गुणांकों का मात्रक हमेशा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होगा। और इसका जो विमीय सूत्र होगा वह भी ml-1 t-2 होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि किसी भी प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक और विमीय सूत्र हमेशा पहले वाला ही रहने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब इस यंग प्रत्यास्थता गुणांक के बारे में दो विशेष चीजें जान लेते हैं। पहली, यंग प्रत्यास्थता गुणांक किसी भी वस्तु के पदार्थ के लिए नियतांक होता है, अर्थात एक ही पदार्थ की बनी हुई सभी वस्तुओं के लिए यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान एक समान होगा। इसको हम साधारण से तरीके से इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टील का पदार्थ है या स्टील एक पदार्थ है, उससे बहुत सारी वस्तुएं बन सकती हैं, जैसे स्प्रिंग हो सकता है, कोई रॉड हो सकती है, कोई तार हो सकता है या कोई बर्तन भी हो सकता है। चूंकि पदार्थ एक ही है, इसलिए इस पदार्थ के लिए ये जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक का मान है वो निश्चित रूप से नियतांक होगा, चाहे वो वस्तु कोई भी हो, किसी भी प्रकार की हो। नंबर 2, यंग प्रत्यास्थता गुणांक केवल ठोसों का अभिलाक्षणिक गुण है, अर्थात जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है उसका मान केवल ठोसों के लिए ही ज्ञात किया जा सकता है, द्रवों और गैसों के लिए इसका मान 0 होता है। तो हमें ध्यान रखना है, अगर वस्तु का पदार्थ नहीं बदलता है तो यंग प्रत्यास्थता गुणांक भी नहीं बदलेगा। और दूसरा कि जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो केवल
ठोसों के लिए ही ज्ञात किया जा सकता है, द्रवों और गैसों के लिए इसका मान हमेशा शून्य होता है। अब चूंकि ये जो यंग प्रत्यास्थता गुणांक है वो ठोसों का अभिलाक्षणिक गुण है, इसलिए हम किसी तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक माप लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं ये हमारे पास कोई तार है या कोई छड़ है जिसकी प्रारंभिक लंबाई यहां पर हमने लिख ली है, वो है L। और अगर इस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसे हम A लिखते हैं वो पाई आर स्क्वायर होता है, या हम ये कह लें कि इस तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अगर A हो और हम इस तार पर इसकी लंबाई के अनुदिश अगर कोई बल लगाते हैं, मान लीजिए हमने ये बल लगा दिया नीचे की ओर, या हम ऐसा कह सकते हैं कि इस रॉड पर हमने एक भार लटका दिया जिसको हम लिखते हैं W बराबर mg, और इस W को हम F के नाम से भी जानते हैं क्योंकि F बराबर भी mg ही होता है। अगर हम इस पर नीचे की ओर कोई भार लटकाते हैं या बल लगाते हैं तो क्या होगा? बिल्कुल सही है, इसकी लंबाई में कुछ ना कुछ वृद्धि हो जाएगी। मान लेते हैं कि ये जो वृद्धि है वो डेल्टा L है। अगर ये वृद्धि डेल्टा L होती है तो हम इसके आधार पर अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति निकाल सकते हैं। अगर हम इन अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के मान इस सूत्र में रखते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से होगा। यंग प्रत्यास्थता गुणांक को हम डिनोट करते हैं y से, तो y बराबर हो जाएगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य प्रतिबल हमने जैसा कि सूत्र पढ़ा हुआ है, इसका मतलब होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, यानी कि F बटे A। और नीचे की तरफ आ जाएगा अनुदैर्ध्य विकृति, और अनुदैर्ध्य विकृति होती थी लंबाई में परिवर्तन, यानी कि डेल्टा L, और बटे नीचे होता था प्रारंभिक लंबाई। इस प्रकार हमारे यंग प्रत्यास्थता गुणांक का सूत्र हो जाएगा y बराबर F बटे A बटे डेल्टा L बटे L। अगर मैं इसे थोड़ा सा सॉल्व करता हूं तो ये कुछ इस तरह से होगा, F बटे A तो नीचे आ जाएगा, और अगर मैं इसे भाग की जगह गुणा में करता हूं तो ये दोनों के दोनों आपस में पलट जाएंगे, या ये कह सकते हैं कि L ऊपर पहुंच जाएगा और डेल्टा L नीचे ही रहेगा। ऊपर रहेगा L और नीचे की तरफ रह जाएगा डेल्टा L। अगर हमने इस तार पर कोई द्रव्यमान M अगर लटकाया हो तो हमारे पास F का मान होगा mg। तो यहां पर मैं F का मान mg लिख दूंगा और y बराबर हो जाएगा F के स्थान पर हम लिख लेते हैं mg और L को ऐसे ही रखते हैं बटा नीचे की तरफ हमारे पास है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल यानी कि A, और A का मान हमें यहां पर दिखाई दे रहा है वो होता है पाई आर स्क्वायर। यहां पर जो R है वो इस तार की त्रिज्या है, और गुणा में नीचे की तरफ साफ साफ दिखाई दे रहा है डेल्टा L। इस प्रकार से जो हमारे पास सूत्र होगा वो होगा y बराबर mg कैपिटल L बटे पाई आर स्क्वायर डेल्टा L। ये जो सूत्र है ये आंकिक प्रश्नों को हल करने में बहुत ज्यादा काम आएगा, तो इसलिए आपको ये याद कर लेना है। प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हमने क्या सीखा उस पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हमने सीखा हुक का नियम। इसके अंतर्गत प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर लघु विकृतियों के लिए किसी पदार्थ में उत्पन्न प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। उसके बाद हमने सीखा प्रत्यास्थता गुणांक, जिसके अंतर्गत प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर किसी वस्तु में कार्यरत प्रतिबल तथा उसके संगत उत्पन्न विकृति का अनुपात उस वस्तु के पदार्थ का प्रत्यास्थता गुणांक कहलाता है। और इस परिभाषा के अनुसार हमने सूत्र पढ़ा था प्रत्यास्थता गुणांक के बराबर प्रतिबल बटे विकृति। उसके बाद हमने सीखा प्रत्यास्थता गुणांक के प्रकार, जिसमें हमने 3 प्रकार पढ़े थे। सबसे पहले
यंग प्रत्यास्थता गुणांक y, नंबर 2 आयतन प्रत्यास्थता गुणांक b और नंबर 3 अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक या दृढ़ता गुणांक g। और अंत में हमने पढ़ा था यंग प्रत्यास्थता गुणांक। और यंग प्रत्यास्थता गुणांक के अंतर्गत हमने इसकी परिभाषा पढ़ी थी, प्रत्यास्थता की सीमा के भीतर किसी वस्तु में उत्पन्न अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा उसके संगत उत्पन्न अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक या यंग मॉडुलस कहते हैं। यंग प्रत्यास्थता गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति। अब अंत में हम अगली कक्षा में क्या पढ़ेंगे इस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम बचे हुए प्रत्यास्थता गुणांकों के प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक और इनके बाद हम पढ़ेंगे पुआंसो अनुपात, मैं इसे पॉइजन अनुपात भी कहता हूं। और उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं वस्तुओं के प्रत्यास्थ व्यवहार को दर्शाने वाले प्रतिबल तथा विकृति वक्र को। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।